नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, संस्कृत भाषा को जानने, समझने और अपने सरल वाक्यों में उसका उपयोग करने के लिए हमें व्याकरण के कुछ आधारभूत नियमों की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है तथा यह हमें अपने संस्कृत पाठ्य पुस्तक को समझने में भी मदद करेगी। तो आइए बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम व्याकरण के आधारभूत नियमों को जानने का प्रयास करते हैं। बच्चों, स्क्रीन पे देखिए। स्क्रीन पे लिखा हुआ है मुझे गिनो तब जाने। गिनो अर्थात गिनती करना। तो हम गिनती किसकी करते हैं? व्यक्तियों की, वस्तुओं की, स्थानों की। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अगर हम कहें कि इस चित्र में बैठे कुछ विद्यार्थियों की गिनती करो, तो जब हम विद्यार्थियों की गिनती कर रहे होते हैं तो यह किसका उदाहरण हो जाएगा? व्यक्तियों की गिनती करना। उसी तरह एक शायद तोते का चित्र है, पेंसिल्स है और केले भी हैं। अगर मैं कहूँ कि आप इनकी गिनती करें, तो ये आप किस चीज़ की गिनती कर रहे हैं? वस्तुओं की गिनती कर रहे हैं। तो गिनती करने के पश्चात जो परिमाण आपको आते हैं उसे संख्या कहते हैं, और इस संख्या को ही हिंदी अथवा संस्कृत में वचन कहा जाता है। तो अगर आपको वचन का एग्जैक्ट परिभाषा देनी हो तो आप क्या कहिएगा कि जिस शब्द से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। अब वचन कितने प्रकार के होते हैं और हिंदी और संस्कृत में क्या वचन में कोई अंतर होता है? बच्चों, हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जबकि संस्कृत में वचन तीन प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो जिससे एक संख्या का बोध हो रहा है वो एक वचन कहलाता है, जिससे दो संख्या का बोध हो रहा है वो द्विवचन कहलाता है, और जिससे दो से अधिक संख्याओं का बोध हो रहा है उसे बहुवचन कहते हैं। तो बच्चों, आप अब कहिएगा कि वचन का जानकारी या वचन का ज्ञान होना क्यों आवश्यक है, और यह हमारे पाठ्य पुस्तक में निहित प्रकरणों को समझने में किस प्रकार से मददगार साबित होगा, या किस प्रकार से यह हमें संस्कृत भाषा को जानने, समझने और उसका अपने सरल वाक्यों में उपयोग करने में मदद करेगा। तो आइए इसको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। आप अपने स्क्रीन पे देखिए कि पठ धातु रूप है। अब ये पठ क्या होता है? पठ यानी पढ़ना। धातु क्या होता है? तो जब हम अगले अध्याय में चलेंगे, शब्द रूप, धातु रूप का पाठ करेंगे, तब वहाँ इसको अच्छी तरह से समझें। आज देखिए कि वचन किस तरह से उपयोगी हो सकता है हमारे लिए। तो पठ का अर्थ होता है पढ़ना, और यहाँ लट लकार जिसका अर्थ है वर्तमान काल। तो वर्तमान काल में पठ धातु का रूप किस तरह से चलेगा, यहाँ देखिए। जब आप एक वचन को देखते हैं तो एक वचन के नीचे क्या लिखा हुआ है? पठती। प्रथम पुरुष एक वचन में दिया गया है, पठती। और वहाँ देख रहे हैं कि एक ही जो व्यक्ति है, एक बच्चा है, वो पठती के सामने आ रहा है। यानी जब वचन एक वचन में होगा या संख्या एक वचन में होगा, तो हमको जब संस्कृत का वाक्य बनाएंगे तो देखना पड़ेगा कि विशेष शब्द है जो वो किस वचन और किस पुरुष में आ रहा है, तब वहाँ हम पठती लगाएंगे। दूसरा, द्विवचन में आप देखिए, दो बच्चे पुस्तक लिए हुए हैं, यानी द्विवचन का आपका बोध करवा रहा है। और जैसे ही संस्कृत के सरल वाक्य को बनाना शुरू करेंगे तो आपको पहले देखना होगा कि दिया गया जो संख्यावाचक शब्द है वो द्विवचन में है या एक वचन में है। तो आपको उसी के अनुसार उसके शब्द को, धातु को परिवर्तित करना होगा। अब बहुवचन में देखिए क्या है, दो से अधिक बच्चे हैं, है ना।
तो 2 से अधिक बच्चे इट मीन्स कि बहुवचन है। और बहुवचन में किसी धातु का रूप, किसी शब्द का रूप क्या होगा, उसको देख के ही हम संस्कृत का प्रयोग अपने सरल वाक्य में कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे देखिए, हम इसका एक बार पाठ करेंगे और समझेंगे। तो पठ धातु रूप है, पुरुष दिया हुआ है, वचन दिया हुआ है। पुरुष क्या होते हैं, थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से मैं यहाँ बताऊंगी कि जो हमारे संप्रेषण का केंद्र होता है या जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं वो पुरुष कहलाता है। आइए, पुरुष जो होते हैं वो 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हो। तो प्रथम पुरुष किसको कहते हैं, जब हम किसी अन्य के बारे में बात कर रहे होते हैं। मैं यहाँ संस्कृत व्याकरण के विशेष संदर्भ में कह रही हूँ, क्योंकि जैसे ही आप अंग्रेजी में जाते हैं तो फर्स्ट पर्सन में वहाँ कुछ और हो जाता है। प्रथम पुरुष जब हम किसी अन्य के बारे में बात कर रहे होते हैं, जैसे वह, वे दोनों, वे सब या वे लोग। अब मध्यम पुरुष की बात करें तो जिनसे हम डायरेक्ट संप्रेषण कर रहे हैं, जैसे तुम, तुम दोनों, तुम लोग या तुम सब। अब यहाँ आता है कि उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, तो जब हम स्वयं के बारे में बात कर रहे होते हैं या संप्रेषण का केंद्र हम जब स्वयं होते हैं तब उसे उत्तम पुरुष कहते हैं बच्चों, जैसे मैं दोनों, हम लोग, हम सब। ठीक है, तो आइए यहाँ पठ धातु का रूप देखते हैं। आप स्क्रीन पे देखिएगा, क्योंकि इसका सही उच्चारण भी आना चाहिए। पठती, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। जब एक वचन प्रथम पुरुष में पठ धातु का प्रयोग करना रहेगा, जैसे वह लिखता है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पठती का रूप लगाएंगे। तो हमने यहाँ यूज किया कि जैसे वह पढ़ता है, तो वह का क्या होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए स्क्रीन पे देखते हैं और फिर उसको कोरिलेट करेंगे, आपकी समझ और भी पुख्ता हो पाएगी। जैसे देखिए पुरुष है ना, पुरुष के नीचे क्या लिखा हुआ है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है, तो प्रथम पुरुष में सह या सा है, तो सह और सा का अर्थ क्या होता है, वह। जैसे आप अंग्रेजी में देखते हैं कि अगर वह किसी लड़के या किसी पुरुष जाति के लिए आता है, तो वहाँ हम क्या प्रयोग करते हैं, वह के लिए ही का प्रयोग करते हैं। ठीक उसी प्रकार जब संस्कृत में हम किसी पुरुष जाति का बोध हो रहा है और वह पुल्लिंग है, तो हम वहाँ क्या करेंगे, सह का प्रयोग करेंगे। जैसे वह राम है, सह रामः अस्ति। तो उसी तरह से हम संस्कृत में भी जब स्त्रीलिंग जाति का बोध होता है तो हम क्या करते हैं, वह के लिए सा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ सह का आपका अर्थ क्लियर होगा। और सह कहाँ पे आ रहा है, एक वचन प्रथम पुरुष में। आप स्क्रीन पे देखिए, ध्यान से देखिए कि सह या सा कहाँ आ रहा है, एक वचन प्रथम पुरुष में। अब द्विवचन में क्या आ रहा है, तो मतलब क्या होता है, वे दोनों। बहुवचन प्रथम पुरुष में ते का प्रयोग कब करेंगे, जब वे सब या वे लोग आए तो। अब मध्यम पुरुष में देखते हैं, त्वम, युवाम, युयम, है ना। त्वम मतलब तुम, युवाम मतलब तुम दोनों, और युयम मतलब तुम सब। उत्तम पुरुष में क्या आया, अहम, आवाम, वयम। अहम एक वचन में है, आवाम द्विवचन में है, और वयम बहुवचन में है। तो अहम का अर्थ क्या हो जाएगा, मैं, और आवाम का अर्थ क्या हो जाएगा, हम दोनों, और वयम का क्या अर्थ होगा, हम लोग। तो अब देखते हैं कि जैसे हम कहें कि वह पढ़ता है, तो वह पढ़ता है, तो अभी जस्ट हम लोग जाने कि वह का संस्कृत क्या होता है, सह। तो सह कहाँ आया है, एक वचन प्रथम पुरुष में। स्क्रीन पे देखिए
एक वचन प्रथम पुरुष में सह आया है तो हम क्या लिखेंगे? सह। अब पढ़ता है यानी पठती, तो पठती को ढूंढेंगे कि एक वचन प्रथम पुरुष में पठ धातु का रूप क्या होता है? तो पठती होता है। स्क्रीन पे देखिए, तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सह पठती, है ना, यानी वह पढ़ता है। इसी तरह से अगर रहेगा कि वे दोनों पढ़ते हैं, तो हम पहले देखेंगे कि वो दोनों का संस्कृत शब्द क्या होता है। तो बच्चों, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि वे दोनों का अर्थ तौ होता है। और तौ कहाँ आया है? द्विवचन प्रथम पुरुष में। तो हम अब देखेंगे कि पठ धातु जो है वो द्विवचन और प्रथम पुरुष में पठ धातु का रूप क्या होता है। तो अब हम देखेंगे कि प्रथम पुरुष द्विवचन में पठ धातु का रूप क्या होता है। ठीक है, देखिए स्क्रीन पे। तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम लोग या तुम सब पढ़ते हो। फिर हो जाएगा कि अहम यानी मैं पढ़ती हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों? आप इस पे से देखिए और अभ्यास कीजिए। अब उसी तरह से हम दूसरे स्लाइड पे देखते हैं कि अभी तक तो हम लोग यही वचन का प्रयोग कब कर रहे थे? वह के लिए, वे दोनों के लिए, वे सब के लिए, तुम के लिए, तुम दोनों के लिए, तुम लोग के लिए, है ना। लेकिन अब दिया रहेगा कि बालक पढ़ता है यानी लड़का पढ़ता है। तो अब हमको क्या देखना पड़ेगा? शब्द रूप देखना पड़ेगा। तो शब्द रूप भी जैसे आप चलिएगा बच्चों, तो ये धातु रूप और शब्द रूप में एक चीज़ सामान्य होता है, दोनों में वचन होता है। अब बालक शब्द का रूप हम देखेंगे प्रथम विभक्ति एक वचन में क्या होता है। देखिए और बताइए। बहुत खूब, बालकः होता है। तो जब हम कह रहे हैं कि लड़का पढ़ता है तो वहाँ क्या हो जाएगा? बालकः। ठीक है। अब देखिए कि पठ धातु का रूप, चूंकि ये बालक शब्द एक वचन प्रथमा विभक्ति में आई है, तो आपको देखना है कि पठ धातु का रूप एक वचन प्रथम पुरुष में क्या हो जाएगा? पठती हो जाएगा। बहुत अच्छे। तो इस तरह से अगर हम अनुवाद करें तो बालकः पठती यानी लड़का पढ़ता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा और आप इसे तन्मयता से सुनेंगे, देखेंगे और करने का प्रयास करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग पुनः व्याकरण के कुछ मूलभूत नियमों को फिर से जानेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।